नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है। उसी में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता, बहुत ही एक बड़ी पर्सनालिटी के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और जानेंगे पूरा सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में और किस तरीके से भारतीय राजनीति में जो इन्होंने एक अपनी पताका फहराई और जिस तरीके से इन्होंने अपना योगदान दिया, वो हम सभी के लिए जानना कितना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनसे हम आम तौर पर परिचित नहीं हैं, लेकिन आज हम ये सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे और पूरा समझेंगे कि किस तरीके से इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कितना बड़ा योगदान था। शायद हम सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी के बारे में आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, लेकिन एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत ज़्यादा तथ्य अवेलेबल नहीं थे या नहीं है आपके जो हमारे हाई स्कूल तक के लेवल की चीज़ें हैं उनमें। तो आज हम इसे बहुत डीप में जानेंगे और ये हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है। हम भारतीय होने के नाते जिन नेताओं ने, जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में इतनी बड़ी अपनी भूमिका निभाई है, हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए या हंसते हंसते हर चीज़ को सहने को तैयार थे, इन चीज़ों के बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ये शुरू करते हैं पूरी जीवनी। उससे पहले मैंने सारे टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। आज़ाद जो मैंने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो भारत छोड़ो आंदोलन तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद ये टॉपिक डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी मैंने समझा क्योंकि आप एक आईएनए के बारे में, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, इन सभी के बारे में आप एक बार अच्छे से जान लेंगे तो आगे आपको जो नौसेना विद्रोह होता है वो सारी चीज़ों को समझने में, एक आपको लिंक करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम जान रहे हैं आज कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या क्या योगदान था और इनकी जीवनी के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों को हम जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, इनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। देखिए, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप इतनी बड़े जो एक नेता थे जिन्होंने इतना योगदान दिया देश के लिए, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जानने में आपको बिल्कुल रुचि होनी चाहिए और मैं कहती हूँ इसे जानना भी चाहिए। तो इसीलिए हम ये थोड़े से तथ्यों को डिस्कस करेंगे। जानकी नाथ बोस कटक शहर में मशहूर वकील थे। इनके पिता क्या थे? एक बहुत बड़े मशहूर वकील थे। सरकार ने उन्हें राय बहादुर के खिताब से नवाजा था, मतलब उनको एक राय बहादुर का खिताब मिला था। सुभाष अपनी माता पिता की 9वीं संतान थे। पहले के समय में बच्चे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और एक चीज़ और भी थी, इनके पिताजी वकील थे तो ये काफ़ी रईस थे। जिस समय पर लोगों के घरों में साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, उस समय पर सोचिए इनके घर में खुद की अपनी एक कार थी। तो ये बहुत अच्छे परिवार से, बहुत समृद्ध परिवार से, बहुत रईस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। ये कोई ऐसे छोटे मोटे आम आदमी नहीं थे। फिर भी इतनी सुख सुविधाओं को छोड़ने के बाद भी, मिलने के बाद भी इन्होंने इन सारी सुख सुविधाओं को छोड़ा और अपने देश के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो ये अपने माता पिता की 9वीं संतान थे और ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करें एटलीस्ट सुभाष चंद्र बोस के लिए। 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूरा अध्ययन कर लिया था। होता क्या है, जब भी कोई बच्चा हो या जब भी कोई व्यक्ति पढ़ता है, हर किसी का अपना एक आइडियल होता है। भले वो आइडियल अब वो अच्छा हो या बुरा हो, ये उस व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उसकी तरह बनूं बड़ा होकर। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये स्वामी विवेकानंद जो थे, इनके विचारों से बहुत सहमत थे और इनको ये बहुत अपने मन ही मन इनकी प्रेरणाओं से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते थे। तो इन्होंने बचपन में, सोचो 15 वर्ष की आयु क्या होती है, आजकल के बच्चे तो सिर्फ खेल के ही कुछ ख़त्म नहीं होने वाला होता है उनका, लेकिन इस समय पर इन्होंने विवेकानंद ने साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर इन्होंने विवेकानंद के साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण और बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने बीए में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने दूसरा स्थान लिया था। सोचिए कि पूरा विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में इन्होंने
दूसरा इनका स्थान आया था। इनके पिता की इच्छा थी, अच्छा हर माँ बाप की कुछ ना कुछ इच्छा होती है जब वो देखते हैं कि मेरा बच्चा बहुत होनहार है और बहुत अच्छा है। इवन आज के टाइम में भी देखो, अगर किसी पेरेंट्स को ये लगता है कि उनका बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, तो पहली बात दिमाग में यही आती है कि हमारा बच्चा आईएएस की तैयारी कर ले, या हमारा बच्चा पीसीएस की तैयारी कर ले, या किसी अच्छी जॉब में चला जाए जो उनके समझ में होती है। तो ऐसा ही था, इनके पिता की इच्छा भी यही थी कि सुभाष आईसीएस का एग्ज़ाम दें और उसे पास करें, मतलब आईसीएस बने। तो उस समय पर ये क्या थी, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से ये थी। तो इन्होंने कहा कि भाई किसी भी तरीके से सुभाष इस एग्ज़ाम को निकाल लें, और इसके लिए उन्होंने, अब इनकी उस समय पर आयु की एक लिमिटेड थी, कई 18 वर्ष कर देते थे, कभी 21 वर्ष कर देते थे। सोचो इतनी छोटी आयु में ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम निकालने पड़ते थे। और उस समय का एग्ज़ाम आज के एग्ज़ाम की तरह नहीं होता था। उस समय का एग्ज़ाम होता था ब्रिटेन में होता था, मतलब जहाँ की सरकार थी भारत में वहीं एग्ज़ाम होता था, भारत में ये एग्ज़ाम भी नहीं होता था। इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा एक काम किया, और ये इन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं अपने पिताजी की इस इच्छा को ज़रूर पूरा करूँगा। और उन्होंने परीक्षा पास करनी थी 1 साल में, और इसके लिए ये 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए परीक्षा पास कर ली। देखिए, परीक्षा सिर्फ पास ही नहीं करी, कितना बढ़िया और कितना अच्छा स्थान लिया, चौथे स्थान पर ये आए। इवन आज के टाइम में भी जो आईएएस निकालता है या जो सिविल सर्विस क्वालिफाई करता है, अगर उसका चौथा स्थान होता है तो कितने लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं, कितनी बड़ी पदवी होती है, कितना बड़ा आपने मतलब स्थान लिया है। तो सोचिए उस समय पर इन्होंने, जब कितना कठिन एग्ज़ाम हुआ करता था, ब्रिटिश तो चाहते ही नहीं थे किसी भी कीमत पे कि भारतीय किसी तरीके से इसमें भागीदार बने, या भारतीयों का सिविल सर्विसेज में जरा भी योगदान हो या उनकी भागीदारी हो। उस समय पर इन्होंने इतना बड़ा काम किया और इन्होंने ये नौकरी इन्हें मिल गई, क्योंकि उस समय पर जो सिविल सर्विसेज के जो लोग होते थे उनको बहुत ज़्यादा राजशाही तरीके से रहना, प्रॉपर सब कुछ खाना पीना मिलना, और जो इनका रहन सहन था सब कुछ बिल्कुल ए क्लास का हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी इनका मन इन चीज़ों में नहीं लगा। और मन नहीं लगने के कारण क्या हुआ कि इन्होंने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी, और इसके बाद क्योंकि इनके विचारों पर तो स्वामी विवेकानंद के और जो महर्षि अरविंद घोष थे, इनकी आदर्शों ने कब्जा कर रखा था। ये चाहते थे अपने देश के लिए कुछ करना। इनके मन में ये नहीं था कि मुझे सारे सुख सुविधाएं चाहिए। सुख सुविधाएं तो इन्हें तब भी मिल रही थी जब ये अपने घर में थे। उसके बाद फिर इन्होंने इतनी अच्छी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था, उसके लिए भी इनके पास ऑप्शन था, लेकिन इनका मन इसमें नहीं लगा। ऐसे ही जैसे ही कि हमने गांधी जी के बारे में भी आपको बताया था कि गांधी जी वकालत करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि वो वकालत करें, इसलिए उन्होंने वकालत की थी। जब भी कोई इंसान किसी के कहने पर कोई काम करता है तो उसकी रुचि उसमें उतनी नहीं होती है जितना वो अपने खुद के चुने हुए निर्णय पर बहुत खुश होता है। तो इस तरीके का था इनके साथ भी। इन्होंने परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन इनका मन और विचारों पर स्वामी विवेकानंद और महर्षि घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था। इसलिए इनका मन नहीं था कि वो आईसीएस को ज्वाइन करें और अंग्रेज़ों की गुलामी करें। अच्छा, आईसीएस ज्वाइन करने का मतलब क्या था? सीधा से यही मतलब था कि आप सारे सुख सुविधाओं का लाभ उठाइए और अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करिए या फिर अंग्रेज़ों की गुलामी करिए, यही इसका एक मकसद था। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो आईएएस ज्वाइन करके अंग्रेज़ों की गुलामी करना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी माँ और अपने गुरु, ये देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना क्या मानते थे? गुरु मानते थे। एक पत्र इन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखा और बताया कि मैं ये नौकरी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। इन लोगों के जो भी मतलब और समर्थन में थे और जो नेता थे, उन सभी ने इनका समर्थन किया और इनसे कहा कि ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो इसे छोड़ दो और अपने देश वापस लौट आओ। अब इनकी होता ना है कि जब कोई इंसान या तो अपना गुरु या अपना माँ, कोई अपना बहुत करीबी आपके कोई फैसले में अगर समर्थन कर देता है तो आपको बहुत खुशी होती है। आपको लगता है ठीक है, मेरे सर से एक भार उतर गया, मैं अब अपनी मर्जी से कुछ कर सकता हूँ। वहीं पर अगर लोग इन्हें ये कहते कि नहीं, तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिली है, तुम्हें उसके लिए काम करना है, तुम्हें रहना है, तो शायद ये करते या काम करते या फिर छोड़ते, जो भी करते, लेकिन इनका मन एक भारी मन रहता है। इनको लगता है कि किसी ने मेरा समर्थन नहीं किया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इनके गुरु और इनकी माता दोनों लोगों ने इसका समर्थन कर दिया और कह दिया कि ठीक है, आप इस परीक्षा को छोड़ के चले आओ। इसके बाद ये स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से बहुत प्रेरित होकर इन्होंने इनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। इन्होंने कहा कि हम इनके साथ ही काम कर सकते हैं। भारत आके ये सर्वप्रथम
किससे मिले? मुंबई जाकर गांधी जी से मिले। वहाँ 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी आ सकता है शायद कि पहली बार गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे मुंबई में। और कहाँ पर मिले थे मुंबई में? किस तारीख को? 20 जुलाई 1921 को। इन दिनों के समय पर वही समय था ये, अगर आप याद करें, असहयोग आंदोलन के टाइम का ये टाइम था जब यहाँ पर असहयोग आंदोलन छिड़ा हुआ था। इन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। इसमें इन्होंने भाग लिया और आंदोलन में सहभागी बने और बहुत जल्द ही इन्होंने क्या किया? सुभाष चंद्र देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। अच्छा, जिस पर्सनालिटी में ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं वो पहले से ही समझ में आ जाती है कि किस तरीके से वो लीडरशिप कर सकते हैं। वो क्वालिटी, वो योग्यता, वो सारी चीज़ें सुभाष चंद्र बोस में थी जिसके लिए ये सोचते थे, लोग इनके आगे झुकते थे, इनकी बातों को मानते थे। आगे हम पढ़ेंगे जब फॉरवर्ड ब्लॉक और आईएनए का जब गठन होता है, किस तरीके से लोगों ने इनकी बात को और किस तरीके से इन्होंने चेतना लोगों में भर दी थी कि आपको देश के लिए मर मिटने के लिए भी लोग तैयार हो गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे एक बहुत महत्वपूर्ण युवा नेता बहुत ही जल्दी बन गए और सुभाष चंद्र बोस ने और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस के अंतर्गत ही युवकों की एक इंडिपेंडेंस लीग, किसकी शुरुआत की? इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने शुरू की। 1927 में अगर आपको याद हो, साइमन कमीशन जब भारत आया था और ये जब 1928 में जब बॉम्बे पहुंचा था, उस समय पर इसका कितना ज़्यादा विरोध हुआ था। इसी साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार किया गया था, जिसके कारण कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये ऐसे तथ्य हैं, ये ऐसी घटनाएं हैं और ये पूरे इंसान को बिल्कुल झकझोर देती हैं। जो सोचो, आपका महत्वपूर्ण नेता इतनी बुरी तरीके से पीटा गया हो, इतनी बुरी तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया हो और अंततः वो ख़त्म हो जाते हैं, अंततः वो एकदम शहीद हो जाते हैं। तो सोचो क्या बीतती होगी उस ग्रुप के लोगों पर, उनको कितना मतलब गुस्सा भी आता होगा, लेकिन फिर भी वो मजबूर हो जाते होंगे कई चीज़ों को सोच के कि नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ लोग उसमें से ऐसे थे जिन्हें कुछ कर, जैसे भगत सिंह, मरना है मिटना है जो करना है मुझे बहुत जल्दी करना है, उस तरीके के लोग भी उस समय पर उसमें शामिल थे। तो एक ऐसी ही सोच रखने वाले कुछ सोच रखने वाले सुभाष चंद्र बोस भी थे। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध का इन्होंने भी नेतृत्व किया था। कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम, जब नेहरू रिपोर्ट बन के आई का साइमन कमीशन का विरोध हुआ। उसके बाद साइमन कमीशन में एक व्यक्ति थे जो उन्होंने कह दिया था चुनौतीपूर्ण शब्दों में कि अगर साइमन कमीशन का विरोध इतना ही करना है तो अपना संविधान क्यों नहीं बना लेते। तो संविधान बनाने के लिए जो 8 सदस्य का आयोग बनाया गया था उसमें एक सदस्य सुभाष चंद्र बोस भी थे। नेहरू रिपोर्ट के लिए कोलकाता अधिवेशन में सुभाष ने खाकी गणेश वस्त्र धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी थी। जब कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था उस समय पर सारी बागडोर, क्योंकि वहीं के थे, तो सारी बागडोर इनको संभालने के लिए दी गई थी कि उस अधिवेशन की सारी जो भी आवश्यकताएं होगी या जिस तरीके से लोगों का आना जाना होगा या व्यवस्था होगी पूरी तरीके से आपको देखनी है। उसी समय पर इन्होंने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू और सैन्य तरीकों से इनको सलामी दी थी। गांधी जी ने हालांकि उस समय पर इनका एक मतलब कहते ना मजाक तरीके का उड़ाया था कि ये क्या बंदरों की फ़ौज है, इस तरीके से कुछ कहा था। इस बहुत रिटन में नहीं है पर एक दो जगह ऐसा लिखा मिलता है, तो इस तरीके से इनसे कहा था। हालांकि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस इतने समझे और सोचे और सुलझे हुए इंसान थे, ये इन सब बातों का कभी बुरा नहीं मानते थे। इन्होंने कभी भी पूरे इतिहास में मैंने जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं, गांधी जी ने भले ही इनके लिए कभी कुछ गलत कहा हो और या कुछ भी कभी ऐसा कोई डिसीजन लिया हो जब ये कांग्रेस पद से हट जाते, अध्यक्ष पद से हट जाते, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी गांधी जी के लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये जो एक इतने बड़े, सोचो कितनी उम्र रही होगी, लगभग आधे का फ़र्क होगा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में उस टाइम पर, लेकिन फिर भी ये इतने समझे और इतने मतलब सुलझे हुए थे विचारों से कि इन्होंने किसी भी बात को अपने ऊपर गलत नहीं लिया और इन्होंने हमेशा गांधी जी का हर तरीके से समर्थन किया। लेकिन जहाँ पर इनकी विचारों में विरोधाभास आते थे वहाँ पर इन्होंने खुद ही अपने आप को उससे अलग कर लिया।
तो ये जो थे, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में इनको, अब जब पूरी आज़ादी की लड़ाई के तौर पर अगर देखा जाए तो इन्होंने 11 बार इनको जेल जाना पड़ा था। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता में चल बसे। ये उसी समय का टाइम है, उसी समय की बात है जब ये जब असहयोग आंदोलन होता है, फिर परिवर्तनवादी अलग आते हैं, फिर कुछ लोग पुरानी चीज़ों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर एक अलग से पार्टी का गठन होता है। जो पार्टी अलग बनती है कांग्रेस खिलाफत पार्टी के नाम से थी, तो वो पार्टी की सफलताएं कितनी अच्छी होती हैं, वो कितना अच्छा अपना प्रेजेंट कर पाती है उन चुनावों में। उस समय जो चुनाव हुए थे, उन सारी चीज़ों के बीच एक असमंजस की स्थिति और तब आ जाती है जब कुछ ही समय बाद जो इसके एक बड़े लीडर थे, 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता में मतलब इनकी डेथ हो जाती है। सुभाष चंद्र को इनकी मृत्यु की जो खबर मिलती है वो मांडले कारागृह में रेडियो पर सुनी थी इन्होंने। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि जब ये सब साइमन कमीशन वगैरह चल रहा था, ये सारे जो सिचुएशन चल रही थी, उसमें होता क्या था, जब सरकार के पास कुछ बचता ही नहीं था तो वो सीधे से उठाकर सारे नेताओं को, इन सब लोगों को जेल में डाल दिया करती थी। तो उस समय की सिचुएशन थी, सारे लोग जेल में थे, और जेल में डालने का मतलब क्या था, वही मांडले और कारागृह में डाल के वहाँ जब ये लोग जेल में वहाँ रखते थे तो ऐसा होता था कि इतना ख़राब सिचुएशन, खाना इतना ख़राब, इन्वायरमेंट इतना ख़राब, आदमी अपने आप ही, जैसे कहते हैं ना, तिल तिल के मारना। इनका ये होता था, अंग्रेज़ों का उद्देश्य, कि आदमी तिल तिल करके मरे। कोई इन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बहुत बुरे तरीके से रवैया होता था, रखने का, खाने का, कुछ भी अच्छा नहीं था। तो वो जो कहते ना, इस तरीके को इनको कारावास में रहते हुए जब ये सुनने को मिला तो ये बहुत टूट गए अंदर से, और इसी समय पर इनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। इनको तपेदिक हो गया था, इनको टीबी हो गई थी। क्योंकि जब इस तरीके की सिचुएशन रहेगी, बिल्कुल अच्छा ना रहना, ना खाना, ना ऑक्सीजन अच्छी, ना हवा अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं, तो कहाँ से कोई इंसान अच्छे से रह पाएगा। तो ये बीमार हो गए वहाँ पर, और बीमार हो गए तो इन्हें वहाँ पर तपेदिक जब हो गया, लेकिन सरकार क्या थी, इनको छोड़ना नहीं चाहती थी। इतने एक्टिव जो नेता होते हैं ना, जनरली सरकार क्या कर लेती थी, इनको बंद कर रखती थी, या तो नज़रबंद कर लेती थी, या फिर अपने पास किसी भी जेल में इस तरीके से रख देती थी कि ताकि ये धीमे धीमे अपने आप ही इनको इतना अंदर से खोखला कर दो, जब बिल्कुल मरने की कंडीशन आए तब हम इन्हें छोड़ेंगे। क्योंकि एक और चीज़ थी, कभी भी सरकारें अंदर रह के किसी बड़े नेता को जेल में मरने देना नहीं चाहती थी। क्योंकि इस समय तक अगर किसी, जैसे सपोज करो गांधी जी को बहुत बार जेल हुई, उन्होंने अनशन भी किया, लेकिन कभी भी गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने अंदर नहीं मरने दिया। वो जैसे ही उनको सिचुएशन ख़राब लगती थी या नाजुक लगती थी, वो छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जनता के विद्रोह का पूरा मतलब डर रहता था कि अगर कहीं जनता भड़क गई तो हमारे लिए और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए वो इनको छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मृत्यु का ढींगरा भी अपने सर पर नहीं रखना चाहती थी। तो इसलिए अब कहा गया कि ठीक है, ये यहाँ नहीं रहेंगे, इनको अगर इन्हें ठीक है इलाज के लिए, अगर इन्हें बाहर जाना है तो इन्हें हम इलाज के लिए बाहर भेजेंगे, और जाओ यहाँ से, आप यूरोप चले जाओ, भारत की राजनीति में तुम कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे और यहाँ नहीं रहोगे। ठीक है, इसके लिए ये वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब बाद की सिचुएशन आती है, थोड़ा सा और हम आगे देखेंगे, 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1938 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की हरिपुरा में किसने अध्यक्षता की थी। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस ही चुने गए थे। इस अधिवेशन में पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना, और यह अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था? 51वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। जब ये मंच पर आए और इन्होंने जो भाषण दिया जिस तरीके का, वो इतना प्रभावकारी था कि लोग बिल्कुल उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, इनके विचारों से, इनके कार्यों से। इतना प्रभावी भाषण कहा जाता है कि शायद अध्यक्षता के कार्यकाल में इतना प्रभावी भाषण शायद किसी ने कभी दिया हो। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष ने योजना आयोग की भी स्थापना की थी। ये बहुत माइनर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हम जिसे आज प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे, हम जानते थे कि इसे जवाहरलाल नेहरू ने स्टेबल किया है, ऐसा नहीं था। अगर आपसे बिल्कुल डीप में ये चीज़ पूछी जाती है
तो इन्होंने अपने ही अध्यक्ष कार्यकाल में इन्होंने योजना आयोग की स्थापना की थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की भी स्थापना की थी। इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए थे जो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय और बहुत महत्वपूर्ण थे। 1938 में होता क्या है कि जब कांग्रेस पद के लिए सुभाष को चुना, मगर इन्हें सुभाष की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। भाई पहले तो गांधी जी जब इनसे मिले तो बहुत प्रभावित हुए और इनको आराम से अध्यक्ष पद के लिए भी इनका जो क्रिएटिविटी देखी, इनके काम देखे, तौर तरीका देखा, तो इन्होंने इनको 1938 में तो अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जब उनका जो भाषण था वो इतना प्रभावी और इतना बढ़िया भाषण था, लेकिन उनके काम करने का तरीका और उनके विचार बिल्कुल अलग थे, थोड़े से गांधी जी से अलग थे। देखिए मेरे वीडियो में मैं कहीं पर भी अगर इनके दोनों के विचारों में विरोधाभास बता रही हूँ तो दोनों के विचारों में विरोधाभास अवश्य है, लेकिन कोई भी इनमें से गलत नहीं है। गांधी जी का अपना कार्य करने का तरीका था और सुभाष चंद्र बोस का अपना कार्य करने का तरीका था। दोनों लोगों का मकसद एक ही था कि किसी भी तरीके से हमें भारत को ब्रिटिश से आज़ाद कराना है। उसी के लिए दोनों लोग कार्यरत थे, बस इनके रास्ते अलग अलग थे। तो गांधी जी के जैसे मानते थे, एग्जाम्पल मैं आपको दूं, गांधी जी कहते थे कि भाई अगर हमें कोई रास्ता पवित्र पाना है तो उसके लिए हमारे पास जो जिस रास्ते से हम तय करके वो चीज़ पाएँ वो भी पवित्र हो। वहीं सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि अगर हमें कोई पता है कि कोई चीज़ सही है तो उसके लिए शाम दाम दंड भेद वॉटेवर, मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा अपने देश के लिए। सिर्फ इतना सा विरोधाभास था, बाकी इन लोगों में आपस में ऐसी कोई रंजिश नहीं थी। लेकिन इन्हीं चीज़ों को चलते हुए ये आगे चल के कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं या इनको हटा दिया जाता है, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते, ये सारी प्रक्रियाएं फिर अलग आगे चल के होती जाती हैं। तो इस समय पर गांधी जी को इनकी कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा रहे थे। था क्या भाई, 1938-39 का समय वही था कि जब विश्व युद्ध होने वाला था। तो सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। बिल्कुल सही था। अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र उस समय पर शायद ये चीज़ सही सोच रहे थे कि ये उचित समय है जब हम इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया बना लें या अपने कार्यों को करना शुरू करें और अपने युद्ध को हम और तेज करें कि अपने स्वतंत्रता जो उनका संग्राम था उसको हम और तेज कर दें, और क्यों ना ये अंग्रेज़ों का जो रवैया है इसका हम लाभ उठाएं, जिन्होंने हमें भी तो इतने दिन तक परेशान किया है, क्यों ना हम इनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएं। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस ओर कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। मैंने कहा ना, दोनों लोगों की बातों में और करनी में जो विचार थे उनमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास था। एक चाहते थे कि हम इनका लाभ उठाएं और दूसरा ये चाहता था कि नहीं, जब कोई संकट में हो तो हमें उनका अगर हम उनके साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हमें उनके साथ बुरा भी नहीं करना चाहिए। ये सोच गांधी जी की थी। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, भाई फिर से एक साल बाद फिर अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष चंद्र चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले को किसी के दबाव में आने से बिल्कुल ना झुके। मतलब इस बात को समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो अध्यक्ष बने, जो मेरी विचारधारा है या फिर जो विचारधारा है इस समय पर ब्रिटिश को लेके हम चल रहे हैं कि अगर यही मौका है ब्रिटिश को हम हराएं, ब्रिटिश को हम परेशान करें, इनको किसी भी तरीके से अगर ये हमारा जो प्रतिद्वंदी है या हमारा जो इन्होंने इतना शोषण किया है, इनको हम इसी समय पर इन्हें झुका सकते हैं और इन्हें से हम आज़ादी पा सकते हैं। तो इस तरीके की इनकी विचारधारा थी। अब इन्होंने सोचा कि जो इस विचारधारा का समर्थन करता हो ऐसा ही कोई व्यक्ति आए जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने। लेकिन अब एक नया खेल देखिए, इसमें क्या होता है कि इस मामले में किसी दबाव में आगे ना झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ना आने पर स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहते थे। भाई जब कोई सपोर्ट नहीं करेगा इस चीज़ का तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद इसी अध्यक्ष पद पर मैं बना रहना चाहता हूँ। लेकिन गांधी जी इनकी चीज़ों को समझ गए थे। गांधी जी चाहते थे कि
इनके विचार और इनके कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है, ये अध्यक्ष पद पर ना रहें। इन्होंने क्या करा, गांधी जी ने कि भाई पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया और कहा कि यही अध्यक्ष बनाए जाएंगी। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को पत्र लिखकर कहा कि भाई सुभाष को ही अध्यक्ष बना रहने दो, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात को नहीं माना। तो ये जो एक अंदर पूरा इतना ये सब चीज़ें चल रही थी। अब हुआ क्या कि भाई ठीक है, इतना विरोधाभास होने के बावजूद भी गांधी जी ने एक चीज़ और कही थी कि अगर ये पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है तो ये गांधी जी की हार है, मतलब ये मेरी हार है। इस तरीके की बात इन्होंने सुभाष चंद्र बोस से कही थी। गांधी जी के विरोध के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस 230 मतों से चुनाव जीत गए। ये देखिए, कहीं पर भी मुझे लगता असफल नहीं हुए, ये हर जगह चीज़ों को सफलतापूर्वक इन्हें मिलती गई। कितनी बड़ी पर्सनालिटी रहे होंगे, कितने अच्छे तरीके से लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करते होंगे, तभी तो इनके साथ ऐसा होता था। तो पट्टाभी सीतारमैया की हार को इन्होंने अपनी हार बताया। किसने? गांधी जी ने। इसके बाद कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी उसमें 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। जानते हैं क्यों दिया था? क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जो लोग इनके कार्यों से सहमत नहीं हैं वो कांग्रेस की कार्यकारिणी को छोड़ सकते हैं। तो सोचो, 14 में से जब 12 लोगों ने इस बात पे इस्तीफा दे दिया तो अध्यक्ष पद पर क्या बने रहते। तो इन्होंने क्या किया, 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में ही हुआ। गांधी जी का समर्थन न होने के कारण उन्होंने 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा कब दिया था। तो ये इस्तीफा दिया था उन्होंने 1939 24 अप्रैल को। तो ये सारी जो पॉइंट्स थे, ये जितने फैक्टर्स थे, मैं इसको बहुत अच्छे से समेटने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें और अगर इसको शेयर भी करें ताकि ये इसे और लोग भी जानें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास अगली वाली होगी जिसमें हम INA और फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और किस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी फ़ौज तैयार करी थी और कितना स्ट्रगल किया था इन्होंने अपनी लाइफ में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, बाकी आप वीडियो मेरा कोई मत देखें, लेकिन ये 2 वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे वीडियो या जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ उनके अपडेट से आप जुड़े रहें। इसका लिंक मैंने PDF में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से PDF का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।